नमस्कार। जानते हैं, कभी कभी इतिहास ना एक खुली किताब जैसा नहीं होता, बल्कि एक पहेली की तरह होता है। सोचिए, एक ऐसा राज जो सदियों से पत्थरों में कैद हो, बस इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे पढ़ पाए। तो आज हम सब मिलकर प्राचीन भारत के ऐसे ही एक खोए हुए इतिहास की कहानी में उतरने वाले हैं। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक पहेली से जिसने ना जाने कितने इतिहासकारों को सदियों तक उलझाए रखा। और वो पहेली थी पियादस्सी का रहस्य। तो सवाल ये है कि आखिर ये पियादस्सी था कौन? सोचिए, पूरे भारत में जगह जगह प्राचीन शिलालेख मिलते हैं और उनपे एक ही नाम बार बार लिखा है, पियादस्सी। अब ये तो सब समझ गए थे कि भाई ये किसी बहुत बड़े किसी महान राजा का जिक्र हो रहा है, पर उसकी असली पहचान वो तो जैसे इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी। पियदस्सी मतलब मनोहर मुखाकृति वाला, या कहें तो देखने में सुंदर। नाम तो बहुत अच्छा था और ये नाम पत्थरों पर खुदा हुआ भी था हर जगह। लेकिन वो पत्थर तो खामोश थे। वो ये नहीं बता पा रहे थे कि इस खूबसूरत उपाधि के पीछे आखिर कौन सा महान शासक छिपा है। कमाल की बात है ना? एक ऐसा राज जो था तो हमारी नजरों के ठीक सामने, लेकिन फिर भी पूरी तरह अनसुलझा। तो पे सवाल उठता है, ये राज खुला कैसे? यकीन मानिए, ये कहानी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक प्राचीन कोड को तोड़ा गया। एक ऐसी जासूसी जिसमें सुराग थे पत्थर और जासूस थे हमारे इतिहासकार। इस पूरे रहस्य को सुलझाने की सबसे बड़ी कड़ी वो शिलालेख खुद थे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें कोई पढ़ ही नहीं सकता था। वो एक ऐसे ताले की तरह थे जिसकी चाबी कहीं खो गई थी। और वो ताला था दो लिपियों का, ब्राह्मी और खरोष्ठी। अशोक के जो ज्यादातर शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे, जबकि जो उत्तर पश्चिम भारत में मिले वो थे खरोष्ठी में। और सदियों तक ये लिपियां बस अजीब से निशान बनी रहीं जिनका कोई मतलब ही नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन फिर 1830s के दशक में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने सालों साल की मेहनत के बाद आखिरकार इन खामोश पत्थरों को आवाज दे ही दी। और वो थे जेम्स प्रिंसेप, एक ऐसे स्कॉलर जिनकी इन पुराने निशानों को समझने की लगन एक जुनून में बदल चुकी थी। प्रिंसेप ही वो शख्स थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों को समझने में कामयाबी हासिल की और इतिहास के इस सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठा दिया। और जैसे ही लिपि पढ़ी गई, राज खुल गया। पियदस्सी कोई और नहीं बल्कि भारत के महान मौर्य सम्राट अशोक थे। जी हां, अशोक। सदियों से जो नाम गुमनाम था, उस पियदस्सी को आखिरकार अपनी असली पहचान मिल ही गई थी। अब सोचिए, इस एक खोज ने इतिहासकारों के लिए जैसे एक पूरे युग के दरवाजे ही खोल दिए। अब वो अशोक और उनके विशाल साम्राज्य की पूरी कहानी को समझ सकते थे। तो चलिए अब जानते हैं भारत के इस पहले साम्राज्य के बारे में जिसकी शुरुआत अशोक से भी पहले हुई थी। तो बात है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। उस वक्त भारत में कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि 16 शक्तिशाली राज्य थे। इन्हें कहा जाता था महाजनपद, और ये सभी एक दूसरे पर हावी होने के लिए लगातार लड़ते रहते थे। लेकिन इन 16 महाजनपदों में से एक था जो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, और वो था मगध। अब ऐसा क्यों हुआ? पहली वजह तो थे इसके बड़े महत्वाकांक्षी शासक। दूसरी वजह आधुनिक झारखंड में जो लोहे की खदानें थीं उन तक इनकी पहुंच थी, जिससे हथियार और औजार बनते थे। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह इनकी सेना, एक ऐसी शक्तिशाली सेना जिसमें हाथियों का एक ऐसा दस्ता था जो दुश्मनों में खौफ पैदा कर देता था। और मगध की इसी शक्ति की नींव पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले महान साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य के नाम से। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये साम्राज्य आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, और ये लगभग 150 सालों तक चला। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि साम्राज्य कितना विशाल था। तो अब अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने इतने बड़े और इतने विविधताओं से भरे साम्राज्य पर आखिर शासन किया कैसे? चलिए देखते हैं। तो देखिए, पूरे साम्राज्य को 5 बड़े पॉलिटिकल सेंटर्स से चलाया जाता था। राजधानी तो थी पाटलिपुत्र, लेकिन इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिली और सुवर्णगिरी से भी एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था।
सुवर्णगिरी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सोने की खदानों के लिए बहुत मशहूर था। अपने शासनकाल की शुरुआत में अशोक ने कलिंग यानी आज के उड़ीसा पर जीत हासिल की, लेकिन ये एक ऐसी खूनी जीत थी जिसमें भयानक मारकाट हुई। कहते हैं इस युद्ध के बाद अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। तो अब सवाल ये था कि तलवार के जोर पर नहीं, तो फिर वो अपने इतने विशाल साम्राज्य को एक साथ एकजुट कैसे रखेंगे? और इसका जवाब था धम्म। अब ये धम्म क्या था? ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक संहिता थी। बड़ों का सम्मान करो, ब्राह्मणों और सन्यासियों के प्रति उदार रहो, सबके साथ प्यार से पेश आओ। लेकिन ये सिर्फ एक नैतिक कोड नहीं था, ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी थी। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जहां अलग अलग धर्म और कल्चर के लोग रहते हों, वहां धम्म ने सबको एक कॉमन मॉरल ग्राउंड दिया। ये एक ऐसा आइडिया था जो इतने बड़े साम्राज्य को एक धागे में बांध सकता था। और अपने इस धम्म के संदेश को पूरे साम्राज्य में कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अशोक ने धम्म महामत्त नाम के स्पेशल ऑफिसर्स नियुक्त किए। इनका काम ही यही था, धम्म का प्रचार करना और ये देखना कि लोग इसे अपनी जिंदगी में अपना भी रहे हैं या नहीं। लेकिन देखिए, हर महान साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रह सका। करीब 150 साल के बाद जब इसका पतन हुआ, तो भारत का जो पॉलिटिकल मैप था वो एक बार फिर से बदल गया। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ। मौर्यों के जाने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में नई ताकतें उभरने लगीं। जैसे दक्कन में सातवाहन पावर में आए, उत्तर पश्चिम भारत में मध्य एशिया से आए शक शासकों ने अपने राज्य स्थापित किए, और फिर पहली शताब्दी में आए कुषाण जो मध्य एशिया से ही थे, और उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, जो कुषाण शासक थे वो खुद को देवपुत्र कहते थे, मतलब ईश्वर का पुत्र। ऐसा माना जाता है कि ये आइडिया शायद उन्होंने चीन के सम्राटों से लिया था, जो खुद को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। अपनी सत्ता को एक डिवाइन लेजिटिमेसी देने का ये एक तरीका था। तो देखिए, भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक की पूरी कहानी हमारी नज़रों के ठीक सामने पत्थरों में छिपी हुई थी। बस कोई उसे पढ़ने वाला चाहिए था। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न जाने और कितने इतिहास, कितनी कहानियां हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, जो बस अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं।